पिछले भाग में आपने पढ़ा कि संजना के घर से आय से अधिक संपत्ति मिलने पर संजना को हिरासत में लिया जाता है और कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। अब आगे आपको इस विषय में कुछ कहना है? माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल संजना निर्दोष है। मेरे दोस्त वकील साहब ने जो संजना पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है वह बेबुनियाद है, क्योंकि सभी जानते हैं कि संजना एक वफादार और कानून को मानने वाली कलेक्टर है। उसने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा है और बड़ी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। अभी हाल ही में जो गाय के मारे जाने पर हिंदू मुस्लिम तनाव फैल गया था, उसको कलेक्टर साहिबा ने बड़ी तत्परता से नियंत्रित किया था। आप देख सकते हैं कि इन 2 सालों में जब से संजना ने अपना पदभार संभाला है, शहर में क्राइम रेट काफ़ी घट गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके घर से जो सामान मिला है वह इनका नहीं है। इसमें ज़रूर इनके किसी दुश्मन का हाथ है। माय लॉर्ड, मेरे वकील ख्वामख्वाह अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर कोई कलेक्टर साहिबा का दुश्मन है तो वह कौन है? इनके घर से जो सामान बरामद हुआ है वह क्या है? मेरे काबिल वकील इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। मैं वही बात तो कहने जा रहा हूँ माय लॉर्ड। मैं अदालत के सामने यह एफआईआर की कॉपी दिखाना चाहता हूँ जो आज से 5 वर्ष पहले मुन्ना के खिलाफ मैदानगढ़ी थाने में दर्ज हुई थी। मुन्ना, यह मुन्ना भाई बीच में कहाँ से आ गए? और 5 साल पहले केस का इस केस से क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है वकील साहब, यही तो मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि आज से 5 वर्ष पहले संजना को किडनैप किया गया था और वह किडनैपर कोई और नहीं बल्कि मुन्ना भाई ही था। उस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और संजना को बचा लिया गया था। आज वह संजना से अपने अपमान का बदला इस तरह लेना चाहता है और उसे इस झूठे केस में फंसाकर बदनाम करना चाहता है। आपके पास क्या सबूत है कि इसमें मुन्ना भाई का हाथ है? विनोद अदालत के सामने सीसीटीवी की फुटेज प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं जज साहब, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मुन्ना का आदमी बबलू अपने कुछ साथियों के साथ सुबह के 4 बजे वहां से गुजरता है। वह रोड सीधे संजना के घर की तरफ ही जाती है। मुमकिन है कि इसी ने संजना के घर पर वह गहने और पैसे रखे होंगे और इसी दिन ठीक 7 बजे संजना के घर रेड पड़ती है। जज साहब, क्या आपको नहीं लगता कि यह सोची समझी एक साजिश है जिसमें मेरी मुवक्किल संजना को फंसाया गया है? जज साहब, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी मुवक्किल संजना को जमानत दी जाए। जज साहब सभी सबूतों को ध्यान से देखते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मुझे लगता है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है। अतः मैं संजना को जमानत पर रिहा करता हूँ और पुलिस को हिदायत देता हूँ कि वह इस मामले की और छानबीन करें। रात भर रोहन को नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता रहता है कि कैसे संजना रोते हुए उससे लिपट गई थी। वह पूरी रात जागती आंखों से सपने देखता रहता है कि संजना अब उसकी है और कदाचित उसका हृदय भी उसके लिए धड़कता है। कदाचित संजना भी वह सोचती है जो वह सोचता है। सुबह उठकर रोहन बाथरूम में जाता है। वहाँ वह दर्पण में अपने आप को देखता है। रात भर ठीक से ना सोने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा खिला हुआ था, जैसे अभी अभी कमल दल की पंखुड़ियों से अंगड़ाई ली हो और सूर्य के प्रकाश में खिल गई हो। ठीक वैसे ही जैसे अब रोहन प्रेम की अनुभूति में खिल रहा था। उसके नेत्र दूर कहीं क्षितिज में अपने आप को ढूंढ रहे थे। उसका मन अब उसके वश में नहीं था। उसके पैर अब भूमि पर अपने कदम रखने के इच्छुक नहीं थे। वह तो उड़कर संजना के पास पहुंचना चाहते थे। जैसे ही रोइंग सेविंग करने के बाद अपना चेहरा पहुंच रहा होता है, तभी मोबाइल की घंटी बजती है। रोहन दौड़कर मोबाइल उठाने लग जाता है, यह सोचकर कि अवश्य ही संजना का फ़ोन होगा। वह तेज धड़कनों के साथ मोबाइल उठाता है। सचमुच संजना का ही फ़ोन था। हेलो, हाय संजना। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। हेलो रोहन। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वह फ़ोन को ऐसे अपने कानों से लगाए रहता है जैसे वह कुछ नया सुनने की प्रतीक्षा में हो। वी
क्या हम लोग आज मिल सकते हैं? यह सुनते ही रोहन को लगा जैसे उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। उसे आज की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह कहीं सपना तो नहीं देख रहा। सॉरी, मैंने ठीक से नहीं सुना। मैं कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो क्या तुम आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आता हूँ। और डरने की कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास ही हूँ। मैं अभी 10 मिनट में आया। रोहन शीघ्र ही संजना के पास पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ कोई बुजुर्ग भी है और संजना सहमी हुई सी खड़ी है। दूसरे बेड पर प्रिया लेटी हुई है। रोहन को देखकर संजना मामा जी से उनका परिचय कराती है और बताती है कि ये वही रोहन है जिसके मौसा जी ने हमें बचाया है। मामा को रोहन को देखकर थोड़ी हिम्मत मिलती है। बेटा, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। ये मुन्ना, अब मेरा मतलब है कि संजना को अब कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं मामा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं संजना का पूरा ध्यान रखूंगा। आप निश्चिंत होकर घर जाएं। संजना को कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ, पर ध्यान रखना, संजना मेरी जान से बढ़कर है। अगर संजना को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अरे मामा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अब मुन्ना कुछ नहीं कर पाएगा, आप चिंता ना करें। संजना मामा की हालत देखकर अपने आप को दृढ़ करके मामा से कहती है, मामा जी आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप जाइए, मामी परेशान हो रही होगी। रोहन प्रिया के पास जाता है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। रोहन और संजना दोनों मामा जी को स्टेशन छोड़ने जाते हैं। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। रोहन मामा के लिए पानी की बोतल और एक मैगज़ीन खरीद कर देता है। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? ठीक है मामा जी, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है और मामा जी चले जाते हैं। संजना और रोहन दोनों अकेले रह जाते हैं। कार पार्किंग तक दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। रोहन कई बार कुछ बोलने का प्रयास करता है, परंतु कुछ बोल नहीं पाता। इधर संजना चुपचाप अपने ही विचारों में खोई रहती है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में भी कुछ बातें नहीं होती। तभी थोड़ी देर में रोहन साहस जुटाकर बोलता है, संजना, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? क्या? कहो, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मुझे भूख लगी है, चलो कहीं चलकर कुछ खा लेते हैं। वहीं से प्रिया के लिए भी पैक करा लेंगे। ठीक है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और नान और चिकन टिक्का ऑर्डर करते हैं। संजना अभी भी गुमसुम सी बैठी थी। उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हुआ। इधर रोहन लगातार उसी की आंखों में झांक कर उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। रोहन धीरे से उसके हाथों को पकड़ लेता है। संजना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जो कहना चाहते हो मुझे पता है। यही ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। तुम जब सब जानती हो तो इस तरह मुझे क्यों तड़पा रही हो? क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तो बताओ ना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। रोहन, मैं अभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। पहले मुझे वह काम करना है जिसके लिए मेरी माँ ने इतना सब कुछ सहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं तो बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है। दोनों भोजन करते हैं। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। ओके, यह तो अच्छी बात है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। संजना के व्यवहार से रोहन थोड़ा निराश अवश्य होता है, परंतु इससे उसके हृदय में जन्म ले चुके प्रेम भाव को कोई ठेस नहीं पहुँचती। अपितु इसके विपरीत वह संजना की दृढ़ता से गौरवान्वित ही होता है। संजना अब दिल ही दिल में रोहन से प्रेम करने लगती है, परंतु उसकी प्राथमिकता अभी भी उसका कैरियर था। वह हाथ बढ़ाकर रोहन का हाथ अपने हाथों में लेकर रोहन को आश्वस्त भरी दृष्टि से देखती है। रोहन भी मुस्कुराते हुए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखता है।
मानो मन ही मन दोनों ने अपने संबंधों की पुष्टि कर दी हो। आज संजना को सस्पेंड हुए 6 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच रोहन का ट्रांसफर ग्वालियर के लिए हो जाता है। वह भी अपने मौसा की तरह एक आईपीएस अधिकारी है। संजना, मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, मेरा तो अभी केस ही चल रहा है। तुम भी चलो, कुछ दिन में आ जाना, मूड कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती, परसों तो हियरिंग है। रोहन अकेले ही ग्वालियर चला जाता है। संजना उसके साथ एयरपोर्ट तक आती है। मुझे दुख है कि परसों मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम अपना ख्याल रखना। दूसरे दिन संजना अनमने मन से उठती है और किचन में चाय बनाने जाती है। तभी उसे कुछ कांच टूटने की आवाज़ आती है। वह बैठक में आती है तो देखती है कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। वह बाहर देखती है तो उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वह उसके घर पर पत्थर फेंक रहे थे। कौन है, कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। वह जैसे ही बाहर आ जाती है सब भाग जाते हैं, उसे कोई नहीं दिखाई देता। वह मन ही मन बड़बड़ाती है, मुन्ना के ही आदमी होंगे और किस में इतनी हिम्मत है। वह पुलिस को फ़ोन लगाती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। सब यही कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं देखा। संजना ने अपनी बैचलर डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी कर ली। आज संजना बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसने अपनी माँ का सपना अंततः पूरा कर लिया था। अब उसे अपना सपना पूरा करना था। वह था आईएएस बनना, जो उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय ही सोच लिया था। इसलिए संजना दिल्ली में ही रुकने की योजना बनाती है। इसके लिए मामा जी से आज्ञा लेना आवश्यक था। मामा, मैं अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। तभी मामी उसकी बात को काटते हुए बोलती है, बहुत हो गई पढ़ाई, अब आगे और नहीं पढ़ना। अब तू शादी कर ले। वैसे भी उस मुन्ना का खौफ अभी भी बना हुआ है। पता नहीं वह अब आगे क्या करेगा। तू अब शादी कर ले। नहीं मामी जी, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। जब यहाँ तक पढ़ाई की है तो एक अंतिम मौका और दे दो। मैं बस अपने आप को परखना चाहती हूँ, मुझे मत रोको। तभी मामा बीच में बोलते हैं, करने दो तैयारी उसे। उसने गोल्ड मेडल के साथ डिग्री ली है तो उसे एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। अब मामी को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या बोलें। ठीक है, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली, जब तुम दोनों एक हो गए हो तो। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या मामी जी? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें बस 1 साल ही दूंगी। अगर तुमने इस साल में कंपटीशन नहीं निकाला तो अगले वर्ष तुम्हारी शादी कर देंगे। ठीक है मामी जी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। संजना वापस दिल्ली आ जाती है और रोहन की मदद से एक पेइंग गेस्ट के रूप में एक मकान ले लेती है। संजना के पास समय बहुत कम था। रोहन ने पिछले वर्ष ही लिखित परीक्षा पास की थी, परंतु इंटरव्यू में रुक गया था। इस वर्ष दोनों मिलकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। संजना का एक विषय तो राजनीति शास्त्र ही था, दूसरा उसने समाज शास्त्र लिया था। समाज शास्त्र उसके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए वह इस विषय में अधिक परिश्रम कर रही थी। आज प्रीलिम्स का परिणाम आने वाला था। दोनों ने ही यह सीढ़ी पार कर ली। रोहन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? डर कैसा? मैं लिखित परीक्षा पास कर लूँगी ना। रोहन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, आज तक ऐसा हुआ है कि तुमने कोई परीक्षा पास ना की हो? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगी। संजना रोहन की आंखों में अपने लिए विश्वास को देखकर प्रफुल्लित होती है और उसके गले लग जाती है। रोहन, अगर तुम ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होती। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही मुझे कुछ करने की प्रेरणा देता है। संजना की बातें सुनकर रोहन को हंसी आ जाती है। अच्छा, तुम तो अभी से डिप्लोमेट बन गई हो। क्या मतलब?
कुछ नहीं, चलो आज कोई फिल्म देखते हैं। हाँ ठीक है। दोनों फिल्म देखने के लिए तैयार होते हैं। आज आज संजना को कोर्ट जाना था। आज उसके केस की अंतिम सुनवाई थी। रोहन के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रोहन का फ़ोन आता है। हाय संजू, कैसी हो? बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, सब ठीक होगा। विनोद पर विश्वास रखो, वह अच्छा वकील है। ओके, तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी। मैं भी अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय बाय। संजना कोर्ट पहुँच जाती है। प्रोसिक्यूटर फिर से संजना पर वही आरोप लगाता है। विनोद उसका खंडन करता हुआ कहता है, जज साहब, कल सुबह संजना के घर पर हमला किया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे तो यही पता चलता है कि संजना को डराने की कोशिश की जा रही है। यदि वह उपलब्ध संपत्ति संजना की ही है तो इस तरह संजना के घर पर पत्थर क्यों फेंके गए? यह अपने आप में एक प्रश्न है। इस बात का क्या सबूत है कि वो पत्थर मुन्ना भाई के आदमियों ने ही फेंके थे? सबूत है जज साहब। पुलिस एक साक्षी लाने में सफल रही है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि उसे पेश करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए उपस्थित होता है। आपका नाम? जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। आपने जो कुछ भी देखा वह आप अदालत को बताइए। जज साहब, मैंने देखा कि कुछ 28-30 साल के 3-4 लड़के बोरे से पत्थर निकालकर इस बच्ची के घर की तरफ फेंक रहे थे। विनोद कुछ फोटो उसके सामने रखता है। क्या वह लड़का ये था? बूढ़ा व्यक्ति बड़े ध्यान से देखता है। हाँ साहब, इसमें से ये 2 फोटो उन लोगों में से एक है। आप श्योर हैं ये लोग वही हैं? हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, ये दोनों यही थे। विनोद वह दोनों तस्वीर अदालत के सामने पेश करता है। लेकिन माय लॉर्ड, यह कैसे साबित होगा कि यह मुन्ना के ही आदमी थे? जज साहब, इसके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करना चाहूँगा जो मुझे न्यूज़ चैनल के ज़रिए प्राप्त हुई है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह आदमी और मुन्ना किस तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि मुन्ना और ये आदमी दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। जज साहब ध्यान से वीडियो देखते हैं। विनोद पुनः बोलता है, जज साहब, इन सब हरकतों और जिस दिन रेड पड़ी थी उस दिन की एटीएम की सीसीटीवी फुटेज से यह साबित होता है कि मुन्ना को मेरी मुवक्किल संजना से कोई जाति दुश्मनी है, जिसके तहत उसने उसे फंसाने की कोशिश की। जज साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहते हैं, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि जो संपत्ति संजना के घर से बरामद हुई वह उसी की है? नहीं, इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन यह सारा सामान पुलिस ने संजना के घर से ही बरामद किया था, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन वह सारे सामान संजना के घर प्लांट भी तो किए जा सकते हैं। मैं अपना फैसला आधे घंटे बाद सुनाऊंगा। जज साहब कोर्ट रूम से बाहर चले जाते हैं। संजना और विनोद आपस में बातें करते हैं। अब क्या होगा विनोद जी? आप घबराइए नहीं, फैसला आप ही के हक में होगा। आधा घंटा बीत जाता है। सभी लोग अधीर धर से जज साहब की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर में जज साहब आते हैं। अभी तक जो सबूत पेश किए गए हैं उसके आधार पर यही लगता है कि संजना को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी यही साबित न कर सके कि जो संपत्ति संजना के घर से बरामद हुई है वह संजना की ही है। अतः पर्याप्त सबूत ना होने के कारण संजना को बाइज्जत बरी किया जाता है। संजना और विनोद बहुत प्रसन्न होते हैं। संजना सारे अपराधों से मुक्त हो जाती है। वह तत्काल ही रोहन को फ़ोन लगाती है और यह समाचार उसे भी दे देती है। रोहन यह समाचार सुनकर अति प्रसन्न होता है और संजना को बधाई देता है।
आज सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू का परिणाम आने वाला था। संजना को आज चैन कहाँ। वह कभी घबराकर मामा को फ़ोन करती तो कभी रोहन को, कभी पानी पीती तो कभी चाय बनाती, तो कभी टीवी पर समाचार सुनने बैठ जाती, परंतु किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा था। तभी रोहन का फ़ोन आता है। हाँ जल्दी बोलो, क्या हुआ। संजना, संजना तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सच? तुम सच कह रहे हो ना? तुम झूठ तो वो नहीं बोल रहे ना? नहीं संजना, मैं सच कह रहा हूँ। संजना को ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा काम आज खत्म हो गया। वह यह समाचार अपने मामा को भी बताती है। मामा भी यह सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि यह समाचार पूजा तक कैसे पहुंचाया जाए। वह मधोहर में पूजा के पड़ोसी के घर फ़ोन लगाते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि पूजा को बुला दें, लेकिन ये ना कहें कि मेरा फ़ोन है, बस आप किसी बहाने से अपने पास बुला लें। पूजा आ जाती है। पूजा, आज जो मैं तुमको कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। ऐसा क्या बताने जा रहे हैं? संजना तो ठीक है ना? अरे उसी की तो बात है। जानती हो हमारी संजना कलेक्टर बन गई। अच्छा, सच कह रहे हो भैया? सचमुच हमारी संजना कलेक्टर बन गई। हाँ सचमुच। यह सुनकर पूजा का अपने पति से सारा डर न जाने कहाँ खो गया। वह प्रसन्नता से नाचने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव वालों को सुनाती है। अरे सभी लोग सुनो, मेरी संजना कलेक्टर बन गई। संजना के भाई यह सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन थोड़े गिलानी भाव से भी भर जाते हैं कि वो लोग कुछ नहीं बन सके। बड़े भाई ने एलएलबी की है, रोज कचहरी जाता है, लेकिन कुछ खास इनकम नहीं हो पाती। छोटा भाई किशन का तो पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था, तो उसके पिता हरिप्रसाद ने एक पंसारी की दुकान खुलवा दी थी। संजना के कलेक्टर बनने का समाचार हरिप्रसाद के कानों में भी पड़ता है, परंतु आज वह कुछ नहीं बोलता। प्रत्यक्ष रूप से तो वह अपनी नाराजगी ही दिखाता है, परंतु दिल के किसी कोने में शायद वह खुश है, परंतु इसका उसे ज्ञान नहीं है। कदाचित उसे लड़कियों की सफलता पर खुश होना आता ही नहीं है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद रोहन और संजना की पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। आज संजना का अपना कार्यभार संभालने का पहला दिन है। वह अत्यधिक उत्साहित भी है और दायित्वों को लेकर गंभीर भी। दोनों को अपनी ड्यूटी करते हुए आज 2 वर्ष बीत गए हैं। दोनों की पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, तो दोनों प्राय मिला करते थे और अपने कार्य संबंधी अनुभव आपस में बांटा करते थे। बातों ही बातों में आज रोहन ने पुनः संजना के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। संजना, तुम हमेशा शादी की बात टाल देती हो। तुम नहीं समझोगे। मैं क्या नहीं समझूंगा? तुम कहो तो सही। रोहन इतना कहते ही संजना चुप हो जाती है। क्या, बोलो ना, हम लोग शादी क्यों नहीं कर सकते? रोहन, शादी पिता करवाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारे पिता से मिलने को तैयार हूँ। रोहन, तुम समझ नहीं रहे, ऐसा होना नामुमकिन है। क्यों? रोहन आश्चर्य भरी दृष्टि से उसे देखता है। वो अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अच्छा चलो छोड़ो, इस बार कहीं घूमने चलते हैं। मनाली चलें? हाँ मनाली तो अच्छी जगह है, चलो वहीं चलते हैं। संजना लंबी सांस लेती है कि चलो। रोहन अभी शादी के विषय को कुछ समय के लिए भूला रहेगा। दोनों फ्लाइट से मनाली पहुंचते हैं और वहां एक सप्ताह व्यतीत करते हैं। सबसे पहले वह रोहतांग पास में प्रवेश करते हैं। बर्फ से ढका यह दर्रा लेह राजमार्ग में स्थित है। यहाँ से ग्लेशियर, हिमालय की चोटी और नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। संजना इतना सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। यहाँ पहुंचकर उसे लगता है जैसे वह कहीं स्वर्ग में आ गई हो। इसके बाद वह लाहौल, स्पीति, पांगी और लेह भी जाते हैं, जो अत्यंत ही मनोरम है। रोहन, चलो स्लेजिंग करते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों स्लेजिंग का आनंद लेते हैं, जो अविस्मरणीय था। इसके बाद वह लोग हडिम्बा मंदिर और सोलंग घाटी भी जाते हैं। सोलंग घाटी मनाली से 13 किलोमीटर है। वह व्यास नदी के पास स्थित है। उसके बाद वह लोग मणिकरण जाते हैं। यह स्थान गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है।
संजना और रोहन दोनों इसमें डुबकी लगाने के पश्चात रघुनाथ मंदिर और नैनी देवी के दर्शन करने जाते हैं। तुमने भगवान से क्या मांगा? रोहन उत्सुकतावश संजना से पूछता है। कुछ नहीं। कुछ नहीं? रोहन निराश हो जाता है। मैंने सोचा तुमने भगवान से ज़रूर मुझे मांगा होगा। संजना कुछ असहज हो जाती है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरे हो ही। आखिर किसकी हिम्मत है जो हम दोनों को अलग कर सके? संजना शीघ्र ही स्थिति की संवेदनशीलता को संभालने की कोशिश करती है, परंतु संजना ने नैनी देवी से कुछ अवश्य मांगा था जो वह रोहन से नहीं कह सकती थी। वास्तव में वह अपना परिवार वापस प्राप्त करना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके पिता उसको हृदय से अपना लें। वह बचपन से पिता के होते हुए भी पिता के प्यार से वंचित थी, अतः वह अपने जीवन की इस रिक्तता को पूर्ण करना चाहती थी। उसने जीवन साथी तो चुन लिया था, परंतु कन्यादान के लिए पिता ही पास नहीं थे। एक सप्ताह पश्चात रात में दोनों घर वापस आ जाते हैं। रोहन संजना को लगभग 11 बजे उसके घर ड्रॉप करता है और वहां से चला जाता है। यात्रा से थके होने के कारण संजना सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर गिरते ही सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है उसके घर रेड पड़ी है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और कुछ ही क्षणों में वह पुलिस की हिरासत में होती है। अब आगे संजना अपने काम पर वापस आ जाती है। दिन भर अपना काम समाप्त करने के बाद जब वह घर पहुंचती है तो अपने आप को पूर्णतः अकेला अनुभव करती है। रोहन अब उससे बहुत दूर ग्वालियर में था। यहाँ उसके पास उसके कोमल मन को समझने वाला कोई नहीं था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी कभी अपने बचपन के खालीपन को याद करती तो कभी रोहन के बारे में सोचती। वह इन्हीं सब विचारों में डूबी हुई चाय बनाने किचन में जाती है कि तभी कुछ गुंडे उसके घर में घुस आते हैं और उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। वह बुरी तरह घायल हो जाती है। वह गुंडे उसे हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीटते हैं। उसके सर से खून बहने लगता है, नाक से भी खून निकलने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वह नहीं बचेगी। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, परंतु फिर भी वह उन गुंडों का सामना करती है और भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है और ज़ोर ज़ोर से हेल्प हेल्प चिल्लाती है। गुंडे इस डर से कि कोई उन्हें देख न ले वहाँ से भाग जाते हैं। स्थानीय लोग उसे उठाकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा देते हैं और वही बूढ़ा व्यक्ति जिसने कोर्ट में गवाही दी थी, जिसका नाम लक्ष्मण था, वह विनोद को फ़ोन लगाता है। विनोद तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? संजना अब कैसी है? उसकी हालत बहुत नाजुक है, आप उसके रिश्तेदारों को बुला लीजिए। विनोद हताश होकर बेंच पर बैठ जाता है। कुछ देर के लिए तो मानो उसकी इंद्रियों ने काम करना ही बंद कर दिया हो। तभी नर्स आती है। डॉक्टर साहब ने खून का इंतज़ाम करने को कहा है। उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इस हॉस्पिटल में यह ब्लड ग्रुप नहीं है, आपको कहीं से उसका इंतज़ाम करना होगा। विनोद को अब कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह तुरंत रोहन को फ़ोन मिलाता है। रोहन, एक बुरी खबर है। क्या? वो संजना पर किसी ने हमला कर दिया। वह हॉस्पिटल में। यह सुनते ही रोहन को जैसे बेहोशी सी आने लगती है, परंतु वह अपने आप को संयत करता है। यह सब ज़रूर उसी मुन्ना का काम है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अभी तो हमें संजना को बचाना होगा। उसे ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, कहाँ से इंतज़ाम होगा? मैंने हर जगह पूछ लिया है, इस शहर में तो यह ब्लड नहीं है। तो अब क्या करें? उसके घर पर फ़ोन करते हैं। उसके घर में तो कोई ज़रूर ओ पॉजिटिव होगा। हाँ, यह तुमने ठीक कहा, तुम उसके घर पर फ़ोन करो। रोहन संजना के घर के नाम पर मात्र उसके मामा को ही जानता था। उसने तुरंत मामा को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। बेटा, यहाँ तो कोई इस ग्रुप का नहीं है, रुको मैं उसकी माँ से बात करके तुम्हें बताता हूँ। मामा तुरंत पूजा के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर रोहन तुरंत दिल्ली पहुंचकर मुन्ना के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देता है। पुलिस तुरंत मुन्ना को गिरफ्तार कर लेती है और अपना काम शुरू कर देती है। मामा शीघ्र ही पूजा के घर पहुंच जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं। आज मामा बिना डरे पूजा के घर में प्रवेश करते हैं। पूजा पूजा हरिप्रसाद आंगन में ही बैठा था। वह रोहित को देखकर उसके ऊपर चिल्लाता है। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
जीजा जी, संजना के ऊपर हमला हुआ है। वह हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है। कौन संजना? मैं किसी संजना वंजना को नहीं जानता। जीजा जी, इतने निष्ठुर मत बनिए। आवाज़ सुनकर पूजा बाहर आ जाती है। रोहित को देखकर किसी अप्रिय घटना से आशंकित हो जाती है। भैया, आप यहाँ, सब कुछ ठीक है ना? नहीं बहना, कुछ भी ठीक नहीं है। वो संजना, संजना का नाम सुनते ही पूजा और डर जाती है। क्या हुआ संजना को? वह ठीक है ना? नहीं पूजा, उसके ऊपर किसी ने हमला किया है। क्या? पूजा का हृदय फटने लगता है। मेरी संजना कैसी है? यह सब देखकर हरिप्रसाद का क्रोध दुगना हो जाता है। जैसी भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जीजा जी, अगर संजना को ओ पॉजिटिव का ब्लड नहीं मिला तो वह मर जाएगी। मर जाए? वह तो मेरे लिए पहले ही मर चुकी है। अब सचमुच मर जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हरिप्रसाद के मुंह से ये वचन सुनकर पूजा के अंदर जो इतने दिनों से विरोध दबा हुआ था वह आज प्रकट हो जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं मरेगी मेरी बेटी जिंदा थी और हमेशा जिंदा रहेगी। तुम्हारे कहने से मेरी बेटी नहीं मर जाएगी। पूजा का यह रूप देखकर हरिप्रसाद अंदर से थोड़ा डर जाता है। तब तक उसके बेटे भी आ जाते हैं। वह भी अपनी माँ की तरफ से हो जाते हैं। राम अपने पिता को समझाते हुए कहता है, बाबूजी, कब तक आप हम लोगों को अपनी बहन से दूर रखेंगे? आज जब वह जिंदगी और मौत से लड़ रही है तो ऐसे मौके पर यह सब बोलना अच्छा नहीं लगता। वह मामा की ओर देखता है। मामा जी, मैं आपके साथ चलूँगा। मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है। मैं अपनी बहन को नहीं मरने दूंगा। अपने बड़े लड़के के इस निर्णय को सुनकर हरिप्रसाद कुछ नहीं बोल पाता। सभी लोग हरिप्रसाद को वहीं छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। हरिप्रसाद वहीं खड़ा रह जाता है। आज समय बदल चुका था। आज उसके बच्चे बड़े हो गए थे। वह चाहकर भी उन लोगों को रोक नहीं पाता। राम दिल्ली पहुंच जाता है। उसका ब्लड संजना को चढ़ा दिया जाता है, परंतु अभी भी संजना की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। इधर हरिप्रसाद टीवी पर संजना का समाचार सुन रहा है। पब्लिक भी संजना की हालत देखकर सड़क पर आ जाती है और मुन्ना के विरोध में नारे लगाती है और संजना के जीवन की प्रार्थना करती है। हरिप्रसाद यह सब देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है। उसके अंदर छिपा हुआ पिता का प्रेम बार बार उसको उल्हाना देने लगता है। वह आत्मग्लानि से जलने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। संजना की स्थिति अभी भी उसी तरह बनी हुई है। पूजा का रो रो कर बुरा हाल है। रोहन कभी पूजा को समझाता तो कभी माला को। दोनों ही माँ संजना के लिए अत्यधिक चिंतित थी, क्योंकि एक ने संजना के उज्जवल भविष्य के लिए संजना को अपने से दूर कर अपनी ममता का बलिदान दिया था, तो दूसरी ने संजना को अपनी पहली संतान के रूप में स्वीकार किया था। हरिप्रसाद रात भर टीवी से चिपका रहा, यह जानने के लिए कि संजना की हालत में कोई सुधार आया कि नहीं। सुबह 4 बजे तक भी जब संजना के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो अब हरिप्रसाद एक पिता के हृदय पर और अंकुश नहीं लगा सका। अंततः उसने भी दिल्ली जाने का निर्णय ले ही लिया। जब हरिप्रसाद हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। वह देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोई उसकी लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा है तो कोई समूह कैंडल जलाकर संजना के लिए न्याय की मांग कर रहा है। यह सब देखकर उसकी आंखें अनायासी आंसुओं से भर जाती हैं। उसे अब यह आभास होने लगता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। जिस लड़की को उसने घर से सदा के लिए निकाल दिया था वह आज पूरे भारतवर्ष की चहेती बन गई है। तक जो उसने अपने अंदर छिपे हुए एक लड़की के पिता की उस भावनाओं को, जिसको उसने रूढ़िवादिता और परंपरा के नाम पर मार दिया था, वह आज पुनः जीवित हो चुका था। इधर रोहन बार बार नर्स से पूछता है, अब संजना की तबीयत कैसी है? क्या कोई सुधार हुआ? नहीं, अभी भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। रोहन का सब अब टूट जाता है। वह मुंह पर रुमाल रखकर अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयत्न करता है। राम आकर उसको सांत्वना देता है। तभी पूजा की दृष्टि हरिप्रसाद पर पड़ती है। वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि हरिप्रसाद यहाँ है।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हरिप्रसाद अपनी उस लड़की को देखने आएगा जिसको उसने सालों पहले ही मरा हुआ घोषित कर दिया था। यह देखकर उसकी माँ का हृदय बोल उठता है। अब क्या करने आए हो यहाँ? हमेशा से कहते थे ना संजना मेरे लिए मर गई है, मर गई है। लो आज वह सचमुच मर रही है। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। हरिप्रसाद थोड़ा झेंपते हुए कहता है, ऐसा मत कहो राम की अम्मा, संजना मेरी भी बेटी है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उसके लिए प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तुम मुझको जो भी सजा दोगी मुझे स्वीकार है। पूजा कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप उठकर हॉस्पिटल में बने मंदिर में संजना के लिए प्रार्थना करने चली जाती है। राम अपने पिता को देखकर गले से लगकर रोने लगता है। घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर हरिप्रसाद नर्स से पूछता है, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हैं, बस एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। हरिप्रसाद एक बार पलटकर राम को देखता है और साहस जुटाकर संजना से मिलने अंदर जाता है। वह देखता है कि संजना के शरीर से हजारों मशीन जुड़ी हुई हैं। उसके लगभग पूरे शरीर में पट्टी बंधी हुई है। उसकी यह स्थिति देखकर पहले तो हरिप्रसाद का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह पुनः अपने आप को संभालता हुआ उसके करीब बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह संजना को यूं ही देखता रहता है और अपना हाथ उसके माथे पर फेरता है। मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जा, देखो तुम्हारा बाबू आया है अपने पापा को प्रायश्चित करने। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, हमेशा तुझे खुद से दूर रखा, अपनी प्यारी बच्ची को माता पिता दोनों की छांव से दूर रहना पड़ा केवल मेरी एक जिद के कारण। मुझे माफ़ कर दे बेटा, देख उठ जा मेरी बच्ची, नहीं तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे। आज और अपने दिल पर अपनी प्यारी बच्ची का बोझ लेकर मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। उठ जा मेरी लाडो, मेरी संजना, तुम ऐसे हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बस अब तक बता नहीं सका, गवार हूँ ना। इतना कहते ही हरिप्रसाद रोने लगता है। हरिप्रसाद की सुबकियाँ संजना के कानों में पड़ती हैं और उसके हाथों की उंगलियों में कुछ गति होती है। यह देखकर हरिप्रसाद हड़बड़ा जाता है। वह दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलता है। डॉक्टर डॉक्टर, वह जोर से चिल्लाता है। डॉक्टर साहब, शायद मेरी बेटी को होश आ रहा है, मैंने देखा है उसकी उंगलियों में कुछ हरकत हुई थी। डॉक्टर तुरंत संजना को देखते हैं और थोड़ी देर में वह कमरे से बाहर आते हैं। बधाई हो, संजना अब खतरे से बाहर है, बस उसे पूरी तरह होश में आने में वक्त लगेगा। सभी लोग खुश हो जाते हैं। राम दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है जो अभी भी भगवान के पास बैठी थी। अम्मा अम्मा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि संजना अब खतरे से बाहर है, सच? हाँ अम्मा। दोनों गले लगते हैं। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी संजना ठीक हो गई। इधर रोहन भी अति प्रसन्नता से मामा जी के गले लगकर रोने लगता है। इधर पुलिस के ऊपर अत्यधिक दबाव है, एक तरफ जनता का दबाव तो दूसरी तरफ नेताओं का। पार्टी अध्यक्ष मुन्ना के पिता से मिलते हैं। देखिए हरिहर जी, इस बार आपके बेटे को बचाना बहुत मुश्किल है, पब्लिक का भी काफ़ी प्रेशर है। हाँ नेताजी, मैं समझता हूँ, मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा मुझे स्वीकार है। 2 दिन के बाद संजना को होश आ जाता है। सभी लोग संजना से मिलते हैं। पूजा तो ऐसे प्रसन्न होती है जैसे उसकी दुनिया उजड़ने से बच गई हो। मेरी बेटी, भगवान की कृपा से मेरी बच्ची मेरे पास है। मैं कल ही 10 किलो लड्डू भगवान को चढ़ाऊंगी। सभी लोग संजना से मिल रहे थे और अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, परंतु अभी भी कोई एक था जो कमरे के बाहर ही खड़ा था। हरिप्रसाद संजना से मिलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तभी मामा को आभास होता है कि जीजा जी तो बाहर ही खड़े हैं। वह संजना से कहते हैं, संजना आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम देखोगी तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाओगी। ऐसा क्या है मामा जी? मामा बाहर जाते हैं और हरिप्रसाद को अंदर ले आते हैं। संजना इतने वर्षों पश्चात अपने पिता को देखकर आत्मविभोर हो जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि वह जो कुछ देख रही है वह सच है। वह अपने आप को रोक नहीं पाती और बाबूजी कहकर रोने लगती है। हरिप्रसाद भी संजना को अपने गले से लगाकर रोने लगता है।
मुझे माफ़ कर दे संजना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं गलत था, मैं जान गया हूँ। संतान कोई भी हो, लड़का या लड़की, सब एक ही होते हैं। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। नहीं बाबूजी, आप तो हमेशा मेरे साथ ही थे। आप मुझसे कब दूर हुए थे? आप तो हमेशा मेरे सपनों में आया करते थे। और देखो आज मेरा सपना सच हुआ कि नहीं। हाँ मेरी बच्ची, सच हो गया। संजना मन ही मन नैनी देवी को धन्यवाद देती है। आज उन्हीं के आशीर्वाद से वह आज अपने पूरे परिवार के साथ थी। 10 महीने पश्चात संजना रोहन से विवाह के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि आज कन्यादान के लिए उसे अपने पिता मिल गए थे। बहुत खुशी के साथ संजना के बाबूजी ने विवाह पूरी विधि विधान के साथ संपन्न कराया। संजना की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। उसे सब कुछ अपना वापस मिल चुका था।